सबसे पहले तो एज यूजुअल, चूंकि अब इलेक्शंस एकदम नजदीक हैं, तो शायद सरकार के पास कोई उपलब्धियां नहीं है। धर्मांतरण को बार बार फोकस में लाकर पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए इस समय जो कॉकटेल और मिक्सचर तैयार किया जा रहा है, तो लाइन सबसे पहले तो उनको कहा कि हिंदू मिलिटेंट लीडर के तौर पर आपको इंटरनेशनल मीडिया प्रोजेक्ट करता है। ये वही मीडिया है जो मोदी जी का गुणगान गाता था, हाउडी मोदी करता था, जयकारे लगाता था, भले वो पेड लोग थे, बट उनको एक ये किस सेगमेंट को जस्टिफाई करने के लिए इस टर्म को स्पेसिफिकली डिबेट में यूज किया गया, इसको जरूर सोचना चाहिए एक बार कि हिंदू मिलिटेंट लीडर के तौर पर इंटरनेशनल मीडिया आपको प्रोजेक्ट करता है। ऑब्वियसली ये वो लाइन है जो संघ के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली है। दूसरा उनका कहना था कि कानून के नजरिए से अब हिंदू अपराध और मुस्लिम अपराध को ना करके सारे प्रदेशवासियों और देशवासियों में एक रूपता से अपराध का निर्णय हो रहा है। तो ये हिंदू अपराध और मुस्लिम अपराध अलग अलग क्या है भाई? अपराध तो अपराध है, अपराधी तो कोई व्यक्ति होता है जो, लेकिन वो समझ में उनको नहीं आएगा जो रासुका का दुरुपयोग करते हैं और कोर्ट की चेतावनी के बावजूद, तमाम तरीके का डेटा आने के बावजूद खुद ही उस बात से मुकर जाते हैं। तो ये मैं इस पे लाइन को ऑब्जेक्ट करती हूँ। दूसरा उनका कहना था कि पूर्व की सरकारों में दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था। जैसे ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है तो वो कौन से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिनके 20,000 से ज्यादा मुकदमे वापस करने की पैरवी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी? क्या वो उन दंगाइयों में शामिल लोग थे, या तमाम वो लोग जो अब सीएम और डिप्टी सीएम जैसे पदों पर तैनात हैं और अपने मुकदमों की वापसी की, क्या उनका अघोषित रूप से स्वयं की ओर इशारा था? जो साक्ष्यों के अभाव में तमाम सारे मंत्री सरकार बनने के बाद बरी हुए, क्या ये उनके विषय में की गई टिप्पणी है? तीसरा उन्होंने कहा हिंदू आस्था पर, हिंदू होने पर उन्हें गौरव है। तो निश्चय ही आप ऑब्वियस सी बात है, कोई ये कुंठा का विषय भी नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर गौरवान्वित हिंदू ही है। तो आस्था को ऑब्जेक्ट बनाकर बेसिक विषयों से ध्यान हटकाने जैसा लग रहा है ये थोड़ा सा। तीसरा उनका कहना था व्हाट इज दिस लुटियंस टूल किट? ये वो टर्म है जो आईटी सेल और गोदी मीडिया द्वारा गढ़ा गया। तो निश्चय ही जो हेल्प उनको इस टर्म से मिली है उसको पॉइंट आउट करके भी ये इलेक्शन की प्रिपरेशन जैसे ही था। उनका कहना था प्रदेश की सेवा करेंगे। अब जबकि 4.5 साल बीत गया, ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई उपलब्धि, ना तो रोजगार के क्षेत्र में जैसा कि वायदा था, क्या 2 करोड़ रोजगार या 15 लाख रोजगार, वॉटेवर, ना तो इकोनॉमी में कुछ ऐसा, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, ना तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेसिक चीजें। तो अब सेवा करने के लिए क्या बचा है? अगर कुछ बचा होता तो ऑब्वियस सी बात है कि पोलराइज करने वाली बातों को आगे क्यों लाया जाता। तीसरा उनका कहना था कि 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनकी तो बात ही नहीं करते हैं। अगर हम कमलेश तिवारी हत्याकांड, विवेक तिवारी हत्याकांड, हाथरस के मैटर की बात करें तो विवेक तिवारी हत्याकांड में मुआवजा मिला, या और किसी दुख तो सबका एक सा होता है, लेकिन हाथरस पीड़िता को, जिसका 2:30 बजे रात को दाह संस्कार हुआ, बाद में उस कलेक्टर को हटाया नहीं गया, उस परिवार को 1 रुपए का भी मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ। तो ये दोहरा रवैया है सरकार का, और ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर बात पुनः ही आ जाती है कि दलितों के अधिकार, पिछड़ों के अधिकार। तीसरा अर्नब जी का कहना था कि ऑपोजिशन लीडर्स में कंपटीशन है, सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश है। मुझे लगता है कि अर्नब जी के पास कुछ दिव्य नेत्र हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं कि सांप्रदायिकता का रंग देने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल कैरेक्टर है। तो इसकी जिम्मेवारी जो है अगर वो स्वयं लेते तो अच्छा होता, इसके लिए ऑपोजिशन को दोष देना ठीक नहीं है। उनका कहना है ओवैसी, देन कांग्रेस, देन एसपी, देन बीएसपी। देखिए बीएसपी के गले में कमल गट्टे की माला है, तो बहन जी क्या रिएक्ट करेंगी? वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट। कांग्रेस, यस, प्रियंका जी इज काइंड एंड कंपैशनेट एंड शी इज वर्किंग वेरी हार्ड। जो विषय है वो तो वही उठा रही हैं, वो चाहे सोनभद्र के उंधा की घटना हो, वो चाहे हाथरस पीड़िता से मिलना हो। हजारों पुलिसकर्मी राह में तैनात हुए, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, उनके कॉलर पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ उनका पकड़ा गया, और जिस परिवार को इतनी बड़ी पीड़ा के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 1 रुपए का भी मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ, हालांकि स्त्री के अस्तित्व अमूल्य है, उसका सरकार क्या मोल चुकाएगी, उसको उन्होंने कुछ सहायता किया। ठीक वैसे ही जैसे निर्भया पीड़िता के भाई का अपॉइंटमेंट हुआ, और भी तमाम सारा। नाउ विद ओवैसी तो ही इज द गुरु भाई, वो तो आरएसएस के ही टीम भी हैं, तो उनको तो उसी में गिनना चाहिए।
देन ही टॉक लव जिहाद, उन्होंने लोनी की घटना का जिक्र किया, गाजियाबाद का जिक्र किया, लव जिहाद का जिक्र किया। तो ये ठोको पॉलिटिक्स वाले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोग जो गवर्नमेंट के डेटा को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट करके भी हर चीज में कन्वर्जन का एंगल लेकर आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि लव जिहाद के बिना तो वो पूरा नहीं होना। लेकिन जहां तक कन्वर्जेंस को लेकर मेरे पास पहले भी काफी सवाल आए, ये वो प्रॉब्लम है जो लॉन्ग बैक है ना। जब पोर्चुगीज आए तो उन्होंने हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, जब डेनीज आए फ्रॉम डेनमार्क उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जब फ्रेंच आए उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और किसी भी कंट्री के ओरिजिन को इन्फ्लुएंस करने का प्राइम बेस क्या है? ऑब्वियसली कन्वर्जेंस। पूरी दुनिया में यही हुआ। आप लैटिन अमेरिका को उठा के देखें, या जो भी पायरेट्स का पहले सिस्टम था, जब क्वीन नाइटहुड की उपाधि देती थी, तब क्या था भाई? क्यों पौंडीचेरी जाइए तो फ्रेंच चीजें दिखती हैं, गोवा का कल्चर अलग है। तो निश्चय ही संस्कृति और समाज की जिम्मेदारी सरकारों की भी है और जन लोगों की भी है, लेकिन इसको अब अचानक मुद्दा बनाना, क्योंकि इसमें तो मिशनरीज का बहुत पहले से इन्वॉल्वमेंट रहा और एलआईयू को, एटीएस को, गवर्नमेंट को सब में पहले से अवेयर होना चाहिए। बट एग्जैक्टली बिफोर द इलेक्शंस थिंग्स आर गोइंग ऑन, सो इट मेक्स समथिंग फिशी, राइट। उसके बाद उनका कहना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र है। देखिए सैटेलाइट इमेजेस आई, ठीक है, और 4.5 किलोमीटर अरुणाचल में गांव बना लिया। सारे बॉर्डर्स को आप हमारे देखिए जो स्थितियां हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट कि ना कोई घुसा है ना घुसी है, और उसकी हेडलाइन मैंड्रिन में टाइप करके ग्लोबल टाइम्स में पब्लिश हुई। तो सीमाओं की सुरक्षा और देश के षड्यंत्र की बात तो ना ही की जाए तो ठीक है। क्या परिस्थितियां हैं, डोभाल के फाउंडेशन को कहां से फंड है, कैसे चीजें चल रही हैं और कैसे सरकार उनका प्रोजेक्शन कर रही है, तो ये थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं पर जाऊंगी तो ये मतलब समझने लगता है कि फिलहाल छोड़ती हूँ। उमर गौतम, निश्चय ही घटना गंभीर है, अगर सरकार को साक्ष्य मिले हैं तो इस पर कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल माइलेज लेने के उद्देश्य से घटनाओं का दुरुपयोग है तो वो नौजवान कहां जाएं जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, वो एमएसएमईज कहां जाएं, वो स्टार्टअप्स कहां जाएं, वो एंटरप्रेन्योर्स कहां जाएं, वो बिलो देन पॉवर्टी लाइन वाले लोग कहां जाएं, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टॉप करता हुआ इंडिया कहां जाए। जो ये ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था की दुर्गति है, जो ये ऐतिहासिक गिरावट है, ये कहां जाएगा अगर हम इन्हीं विषयों पर केंद्रित रहेंगे। उसके बाद 70 वर्षों से कोई विकास नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उन्होंने कम से कम 1 दर्जन बार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मेरा चयन किया 2017 में। देखिए आप मुख्यमंत्री जी का चयन संघ के द्वारा किया गया क्योंकि वो उनकी फासिस्ट इमेज उस आइडियोलॉजी को सूट करती है। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि आई एम नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। डेफिनेटली ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। अगर ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन होते तो ऐसे रबर स्टैंप की तरह काम ही नहीं कर रहे होते। जो लोग उन्हें उखाड़ने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, उसकी जो अंतरकलह है बीजेपी की, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद वो 12 बार धन्यवाद करने के लिए विवश है। दैट इज अ प्रोटोकॉल। और उनका जो भी संगठन का जो भी इशू है, कैसे उन्होंने अपनी सिस्टम को समेट रखा है, वो बेहतर समझते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 300 प्लस सीट्स के साथ वो सरकार बनाने का तो दावा करने में बंगाल में भी ऐसे ही दावे हुए थे, लेकिन बिहार में जो दावे हुए थे और उसके बाद जो धांधली हुई और जिस परिस्थितियों में दोबारा सरकार बनी, तो देखिए संभव तो संसार में सब है, स्काई इज द लिमिट। और व्हेन इट कम्स टू पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो नोटबंदी उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर ही की गई। एंड दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। वो सरकार बनाने के लिए किन्हीं भी सिद्धांतों और किन्हीं भी मूल्यों से समझौता कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें अवाम के हितों की फिक्र करना आवश्यक है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की पॉलिसी या उनकी आइडियोलॉजी इस चीज को सपोर्ट करती है। खैर, मोदी को हराने के लिए सबको मिलना होगा, योगी को हराने के लिए, तो ये नरेटिव क्रिएट करने की एक सामूहिक कोशिश अर्नब और योगी जी मिलजुल कर रहे थे। देखिए मोदी जी ने खुद को एक महामानव के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, मगर वो एक मशीनरी, एक प्रोपेगेंडा मशीनरी और एक एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग और प्रमोशन की तरह उन्होंने अपने आप को वैसे ही, जैसे KFC इज अ ब्रांड, जैसे टॉपमैन इज अ ब्रांड, है ना, जीनी चू इज अ ब्रांड, टिफानी इज अ ब्रांड। तो व्हाट एग्जैक्टली वो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। वो कितना कर रही है जीएस सिंह, उस दिन साबित होगा जिस दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करें जिसमें चूस के आम खाने का जिक्र ना हो। क्योंकि मैं समझती हूँ कि A+B का होल स्क्वायर हो या आसमान में राडार की स्थिति या गटर गैस की चाय थ्योरी, IQ लेवल इज क्वाइट क्लियर टू ऑल द पीपल, राइट।
इवन दो एक ऐसी मशीनरी है और उसमें हजारों करोड़ का एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो ऑपोजिशन के किसी लीडर को या उनकी पार्टी के किसी लीडर को प्रोजेक्ट होने ही ना दे। तो पहले कोलोनाइजेशन था, इंपीरियलिज्म था, मोनार्की था, फिर डेमोक्रेसी को मोनार्की की तरह चलाने का ये जो नया सिलसिला है, तो उसमें ये कहना कि ये मोदी को हराने के लिए एक, अभी मैं इसका ताजा उदाहरण लूंगी कि जो है आपने देखा होगा बिल्कुल लेटेस्ट धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर्स, नॉट ओनली पोस्टर्स, होर्डिंग्स एंड एलईडीज। देखिए किसी भी बिजनेस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवर्टाइजिंग, ये जो सबसे बड़े टूल्स होते हैं। कोई बहुत अच्छा टेलर हो सकता है, बुटीक चला सकता है, पार्लर चला सकता है, लेकिन एड और इंफ्रास्ट्रक्चर ये दो ऐसी चीजें हैं कि आदमी अच्छा कामगार तो हो सकता है मगर अच्छा बिजनेसमैन नहीं। तो जो इतनी भारी एडवर्टाइजिंग कर ले, वो भी बैंक्स को 21 जून को एक ईमेल आता है, यूजीसी के माध्यम से कॉलेजेस को ईमेल आता है कि आप धन्यवाद मोदी जी के पोस्टर लगाइए, वो भी वैक्सीन के लिए। पूरे देश ने विगत 1.5 बरस में सफर किया और इस सफरिंग का प्राइम जो रीजन रहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी रहे। और उसके बाद ये कहना कि उनकी मतलब पैंडेमिक की हैंडलिंग को हम धन्यवाद करें। पोस्टर्स का मजमून वो भी वहीं से दिया गया, उनको पीडीएफ मिला, लेकिन उसमें माफी मांगो मोदी जी होना चाहिए था। माफी मांगो कि जब आपको तैयारी करनी थी, आप ताली थाली बजा के दिया धूप बत्ती अगरबत्ती कर रहे थे, भाभी जी के पापड़ बिकवा रहे थे, कोरोनिल को प्रमोट कर रहे थे। आप एक बिना सोची समझी रणनीति और बिना किसी इंक्लूसिव अप्रोच, बिना किसी पॉलिटिकल डिस्कशन के, आप बिना किसी सीएम को इन्वॉल्व करे एक तरफा तानाशाही फैसलों के माध्यम से आपने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया। तो उसकी माफी मांगिए उन परिवारों ने जिन्होंने अपनों को खोया, जो इलाज के अभाव में मर गए, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, वैक्सीनेशन नहीं मिला। इसके बजाय स्टेट मशीनरी का भयानक दुरुपयोग। बैंक्स क्या है? बैंक्स पार्टी कार्यालय तो नहीं है, लेकिन चूंकि वहां फुटफॉल होता है तो वहां स्टैंड ही लगा है कि राम मंदिर के लिए चंदा दें, मोदी जी का धन्यवाद करें। लाखों बैंक्स हैं, लाखों एटीएम्स हैं, हजारों ब्रांचेस हैं। उसके बाद आप अगर उसका दुरुपयोग भी अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं, वो यूजीसी के मैसेज से या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ईमेल से, तो इट इज रियली शेमफुल। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो भयानक रूप से आत्ममुग्ध और अहंकारी है, जो सत्ता के नशे में मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, जिसको 125 करोड़ लोगों के हितों का, उनके भोजन पानी का, उनके जीवन का, भविष्य का, भूत का, वर्तमान का कोई आभास नहीं है, वो एक सनक की अवस्था में एक रेस में दौड़ा जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद करने की तुलना में परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। देन तो एक होने का कोई प्रश्न नहीं है। इकोनॉमी को नई ऊंचाइयां दी, ये योगी जी का कहना है। कौन सी इकोनॉमी? ऐतिहासिक जो गिरावट है जीडीपी की, मतलब झूठ भी झूठ, तो ऐसा झूठ की मतलब खुली आंखों से जो है। उसके बाद कहा, अर्नब ने कहा कि लाशें बहने की जो छवि बनाई गई, थोड़े दिन पहले कंगना जी ने कहा था कि लाशें नाइजीरिया से बह के आई हैं। अब श्रीमान अर्नब गोस्वामी जी का कहना है कि लाशें बहने की छवि बनाई गई। आंख के अंधे नाम मनसुख है, पढ़े न लिखे नाम मोहम्मद फाजिल खान। मतलब कानपुर के डेटा यह है कि 163 मौतें कोरोना से हुई, और क्रेमेटोरियम्स का कहना यह है कि 8000 लाशें जलाई गई। डेथ सर्टिफिकेट 7 गुना ज्यादा बने, और सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो उससे 7 गुना कम के हैं। तो मतलब अगर नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है तो किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। उसके बाद उनका कहना था कि पूरे भारतवर्ष में उन्होंने कोविड में सबसे अच्छा कार्य किया। अगर आपने सबसे अच्छा कार्य किया तो ये आपके अपने विधायक और आपके अपने मंत्री और आपके अपने संक्रमित और आपके जो ब्रजेश जी ने चिट्ठी लिखी, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जो आपके सांसद कौशल किशोर ने सरकार को चिट्ठी लिखी, सरकार की खामियों को उजागर किया, जो आपके अपने खेल मंत्री चेतन चौहान जी रहे। So many people suffered a lot and you people are lying. अरे आसमान की बुलंदी पे हो तो जरा सब्र करो। परिंदे बताते हैं आसमान में ठिकाने नहीं होते। मतलब एक दिन सबको राम के पास जाना है तो राम को क्या मुंह दिखाएंगे। पैंडेमिक की हैंडलिंग जो है वो डिजास्टर्स थी। यूपी के लोगों ने इतना जबरदस्त सफर किया, पीपल आर लिटरली डाइंग। नहीं, कमल नयन उपाध्याय जी, महत्व में अर्नब को नहीं, मिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को दे रही हूं। वो संवैधानिक पद पर विराजमान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके मुंह से निकला एक एक स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की जनता के लिए स्पष्ट तौर से उत्तरदायी है।
इसलिए ये महत्व मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के शब्दावली को दे रही हूं। Then he said, तो ये लाशें बहने की छवि नहीं है, ये वास्तविकता है उत्तर प्रदेश की। हर व्यक्ति को वो ये ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे। अगर वो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे तो तमाम लोकल और रीजनल चैनल पर जो वीडियो फ्लोट हो रहे थे, तो वो क्या मतलब वो फनी थे या ये फनी है? किस पे भरोसा किया जाए? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के वीडियोस हम लोगों ने लगातार देखे, छोटे छोटे चैनल्स उनको लगातार प्रकाशित कर रहे थे। फिर उसका कहना था कि पहली बार उनका कहना था किसी प्रधानमंत्री ने इतना कठिन जो है महामारी का प्रबंधन इस प्रकार किया। देखिए, वैक्सीन गुरु भारत में बहुत पहले से है, भारत है ना, 73 की शायद बात है जब चेन्नई में पहला वो नेहरू जी के उसमें हुआ। एनीवेज, तो ये पैंडेमिक की जो हैंडलिंग है, ये लैक ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है। इसको मैनिपुलेट करके जिन टर्म्स का इस्तेमाल श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने किया, वो टोटली फॉल्स एंड फेक है। उनके टोटल बातों में 80% झूठ था और उन्होंने उन्हीं विषयों को टच किया जो पोलराइज करने वाले स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास उपलब्धियों का अभाव है। तो अपनी नाकामियों को एक आइसिंग लगाकर, एक शुगर कोटिंग देके, एक अच्छे फ्लेवर और फ्रेग्रेंस अरोमा को ऐड करके जो खुद को प्रेजेंट किया जाता है, दैट वाज नथिंग एल्स वाज देयर। और ओवैसी को बहुत उन्होंने दिया कि भाई उनका डिप्टी सीएम एक जरूर हो। राजभर जी का, तो राजभर जी ने तो कहा था ना साल में 5 सीएम होने। 5 क्यों होने भाई? साल में 12 रखो, 5 साल में जो है 60 लोगों को मिलेगा, या हफ्ते में भी एक कर सकते हैं ना, टोटल 52 हफ्ते इंटू 5। क्या पार्टी में इतने लोग भी हैं क्या? और सबको लूटने का बारी बारी मौका मिलेगा एक दूसरे के हिसाब से। उनका बात कहना था कि 2014 के पहले और या 2017 के पहले उत्तर प्रदेश जो दंगाग्रस्त और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ देश और प्रदेश था। तो ये लास्ट लाइन है, इट इज ऑलमोस्ट रियली फनी, क्योंकि सरकार में वही लोग हैं जो दंगा लिप्त थे, अब उनका जो कन्वर्जन हुआ है। बाकी भ्रष्टाचार में डूबा। राम मंदिर के जनता में ट्रस्ट ने खुद ही सारी इन्वेस्टिगेशन किया और ट्रस्ट ने खुद ही